हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज है सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 5th और इसके पहले सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 4th तक करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी या फिर आप लोग इसी चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्तों। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण कारक है। यहाँ पर वातावरण कारक की बात की जा रही है। ऑप्शन ए है वंशाणु, बी है आनुवंशिकता, सी है परिपक्वता, डी है विद्यालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय। वंशाणु, आनुवंशिकता, परिपक्वता, ये सब आनुवंशिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है और विद्यालय जो है ये विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण कारक है। दूसरा प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डॉट चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए है 4, बी है 6, सी है 8, डी है 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 चरणों में क्रम इन्होंने प्रतिपादित किया। अगर यहाँ पर ऑप्शन में 6 ना दे करके 3 दिया होता तो आंसर आप 3 लगाते, क्योंकि इन्होंने 3 चरणों में अपनी अवस्था को परिभाषित किया था। इसमें इन्होंने पहले चरण में 2 दिया, फिर दूसरे चरण में 2 दिया, तीसरे चरण में 2 दिया, तो कुल मिला करके 6 चरण हो गए थे। इसीलिए ऑप्शन में 6 जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम है। ऑप्शन ए है संवेदीगामक, बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है औपचारिक संक्रियात्मक और इसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संवेदीगामक अवस्था की जो एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूरे संक्रियात्मक अवस्था की एज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 7 से 11 वर्ष या फिर 12 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज 12 से 16 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष की अवस्था में अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है। चौथा प्रश्न है, संरचनावादी उपागम के अनुसार कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर है नहीं मेरे दोस्तों, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है समस्या समाधान, बी है निर्देशित खोज, सी है सहयोगी अनुमान। तो ये जो तीनों है ये पॉजिटिव टैग वर्ड है और डी जो है वो कंठस्थ स्मरण है। तो बच्चों को याद नहीं करवा सकते हैं मेरे दोस्तों, रटवा नहीं सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगा, कंठस्थ स्मरण। और ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, यहाँ पर था नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। पांचवा प्रश्न है विकास। तो यहाँ पर विकास के बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है एक अनिरंतर प्रक्रिया है। तो अनिरंतर प्रक्रिया नहीं होता है, बल्कि निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया होती है विकास। बी है एक क्रमिक प्रक्रिया है। सी है व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। इतना तो सही है, लेकिन वातावरण कारकों से नहीं, यहाँ पर है नहीं, जबकि विकास वातावरण कारकों से भी प्रभावित होता है, इसीलिए ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। डी है वातावरण कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं, यहाँ पर फिर आ गया है व्यक्तिगत कारकों से नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। छठवां प्रश्न है, लेवाइगोस्की ने विकास को डॉट में से बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। ऑप्शन ए है स्कीमा संप्रत्यय, बी है सामाजिक स्तर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं, सी है अनैच्छिक क्रिया स्कीमा, डी है व्यक्तिगत क्रियाओं से बाहर प्रक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेवाइगोस्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं अनुग्रहित प्रक्रियाओं से में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। मेरे दोस्ती ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था, तो जहाँ पर भी ऑप्शन में सामाजिक सांस्कृति हो वहाँ पर ऑप्शन सही होगा और इस ऑप्शन में भी सामाजिक स्तर की बात की गई है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। इस स्कीमा का सिद्धांत जो है वो जीन पियाजे ने दिया है। सातवां प्रश्न है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डॉट को प्रभावित करता है। लेवाइगोस्की का सुझाव है कि डॉट डॉट के निर्देशित करता है। ऑप्शन ए है संज्ञान भाषा भाषा विचार, बी है भाषा संज्ञान विचार भाषा, सी है वातावरण भाषा आनुवंशिकता विचार, डी है विचार आनुवंशिकता भाषा वातावरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संज्ञान भाषा भाषा विचार। तो प्रश्न यही कहता है कि जो सिद्धांतवादी लोग हैं वो भाषा और विचार के मध्य को मतभेद मानते हैं, जबकि जो जीन पियाजे हैं उनका मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। यहाँ पर संज्ञान हो जाएगा, संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। जो लेवाइगोस्की हैं उनका सुझाव है कि भाषा विचार, यहाँ पर भाषा हो जाएगा और विचार के निर्देशित करता है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही है, क्योंकि जीन पियाजे संज्ञान और भाषा को मानते हैं, जबकि जो लेवाइगोस्की हैं वो भाषा और विचार को मानते हैं। आठवां प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षिका को। तो प्रश्न ये कहता है कि एक शिक्षक और शिक्षिका को किस तरीके से विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए है पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, बी है पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए। यहाँ पर है अनदेखा, इसीलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा बी, केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों की गति पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर है केवल, मतलब कि जो अच्छा कर रहे हैं विद्यार्थी उनके ही गति पर ध्यान दे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। डी है विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी करनी चाहिए। यहाँ पर है देखी, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक शिक्षक शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए।
9वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है जेंडर पूर्वाग्रह, बी है जेंडर समता, सी है जेंडर समानता, डी है जेंडर निष्पक्षता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जेंडर पूर्वाग्रह, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष जो है वो अधिक प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यहाँ पर महिला और पुरुष में तुलना की जा रही है, इसीलिए ये जेंडर पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है। 10वां प्रश्न है, बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, बी है बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, सी है बुद्धिलब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है, डी है बुद्धिलब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों के संदर्भ में बुद्धिलब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है, यही कथन सही है। 11वां प्रश्न है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए कि वह, ऑप्शन ए है सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करें। यहाँ पर सत्र के अंत में परीक्षा की बात की जा रही है, ये ज़्यादा उचित नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करें, यहाँ पर मानकीकृत है इसलिए भी गलत हो जाएगा। डी है सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें, यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा है या वार्षिक परीक्षा हो, इसलिए भी गलत हो जाएगा। बच्चों को वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती है प्राथमिक कक्षाओं में। ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह चल रही गतिविधि में बच्चों की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, मतलब कि बच्चों का रचनात्मक रूप से आकलन करें। जब बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं तभी उसका आकलन करें। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? यहाँ पर है बाधा मेरे दोस्तों, आप इसका ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, तो ये तो सही होगा। बी है खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, ये भी पॉजिटिविटी है। सी है गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, डी है रट कर याद करने को प्रोत्साहित करने से। और जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समालोचनात्मक चिंतन में रट कर याद करवाना बच्चों से या कंठस्थीकरण करवाना बच्चों के चिंतन में बाधा पड़ने की पूरी संभावना है। ऑप्शन डी जो है इसीलिए ये सही होगा। 13वां प्रश्न है, निम्न सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है मानकीकृत पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षण, यहाँ पर है मानकीकृत इसीलिए गलत हो जाएगा। बी है उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, यहाँ पर अनदेखी है इसीलिए भी गलत हो जाएगा। डी है केवल प्रभुत्ववादी, यहाँ पर केवल है इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक आर्थिक समूह से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु पारस्परिक के बोध का विकास करने वाले विद्यालय सांस्कृतिक को समुन्नत करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत हैं? ऑप्शन ए है अधिगम अक्षमता, बी है स्वालीनता ऑटिज्म, सी है ध्यानाभाव एवं अतिक्रियाशील विकार, डी है श्रवण बाधित। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम अक्षमता, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो शब्द को नहीं जोड़ पा रहे हैं, ना ही शब्दों को नियमित रूप से वो लगा पा रहे हैं, उन्हें छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए उनको अधिगम अक्षमता विकार है, जिसे डिसलेक्सिया भी कहते हैं, पठन वैकल्य भी कहते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। 15वां प्रश्न है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? यहाँ पर है बाधक, इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियाँ, बी है रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, सी है चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय, डी है लिखित विवरण और आरेख। ऑप्शन डी जो है यही बाधा बन सकता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इनसे कहा जा रहा है लिखने के लिए, आरेख खींचने के लिए, जब उनको दिखाई ही नहीं दे पा रहा है तो फिर वो लिख कैसे पाएंगे, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो बाधक बनेगा। 16वां प्रश्न है, स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशेष रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शन ए है उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, बी है अतिक्रियाशीलता, सी है पुनरावृत्ति आचरण व्यवहार, डी है सामाजिक अंतःक्रियाओं के लिए उत्साह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वलीनता ग्रसित जो विद्यार्थी हैं उनके व्यवहार में, उनके पुनरावृत्ति में, उनके आचरण में परिवर्तन होने लगता है और अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो सही है। 17वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात की जा रही है जिनका IQ 130 से 140 के ऊपर होता है। ऑप्शन ए है वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, तो अत्यधिक प्रयासों द्वारा नहीं, गलत होगा। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लगाते हैं, ये भी सही नहीं होगा। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, डी है उनके विचारों में रचनात्मक और मौलिकता की कमी होती है, यहाँ पर कमी है इसीलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तो व्याख्यान पद्धति का उपयोग विद्यार्थियों के साथ नहीं करा सकते हैं, और व्याख्यान जो वर्ड होता है मेरे दोस्तों वो निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए अभिकथन ए जो है वो गलत हो जाएगा। अभिकथन आर कहता है सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावित होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा सीखी जाती है।
यहाँ पर है निष्क्रिय, और निष्क्रिय से ही समझ जाइए कि अभिकथन आर भी गलत है, क्योंकि निष्क्रिय जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क डॉट है, इसीलिए विद्यालयों को डॉट अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए है सक्षम रचनात्मक, बी है असक्षम अन्वेषण, ये नहीं होगा। सी है सक्षम पाठ्य पुस्तक आधारित, तो जहाँ पे पाठ्य पुस्तक की बात की जाए वो भी गलत होता है। डी है असक्षम गैर संदर्भित, असक्षम और गैर संदर्भित है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखने के लिए मस्तिष्क यहाँ पर सक्षम होगा है, इसीलिए विद्यालयों को यहाँ पे रचनात्मक होगा, अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, सक्षम रचनात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, रचनावाद किसका समर्थन करता है? ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, बी है शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, यहाँ पे है अस्वीकृति, इसलिए गलत हो जाएगा। सी है पहले से अर्जित ज्ञान पुनरुत्पादन का, ये भी नहीं सही होगा। डी है रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का, यहाँ पर है रटकर, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनावाद शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का समर्थन करता है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है संलग्नता शामिल करने के, बी है प्रतिस्पर्धा, सी है भेदभाव करने के, डी है अबोधगम्यता। तो प्रतिस्पर्धा या फिर भेदभाव अबोधगम्यता नहीं हो सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए संलग्नता के विविध प्रदान करना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समस्या को मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मौखिकीकरण, बी है अनुरूपात्मक चिंतन, सी है साधन अंत विश्लेषण, डी है कार्यात्मक स्थिरता या फिर जड़ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधन अंत विश्लेषण। तो जब एक समस्या को मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित की जाती है तो फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के लिए साधनों का पता लगाया जाता है। तो जो साधनों का पता लगाया जाता है वो साधन अंतः विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत के बारे में जानेंगे तो उसके अनुसार आप पाठ को आगे बढ़ाएं, तो ये बिल्कुल सही होगा। अभिकथन बी कहता है विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं और आगे अधिगम में बहुत मायने रखती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर जो आर, यहाँ पर आर होगा, यहाँ पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए कहता है विद्यालयों को ऐसे शिक्षण शास्त्र प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्थान पर जोर ना दे। तो बिल्कुल सही है, केवल सीखी गई सामग्रियों पर ही जोर ना दे, ये सही होगा। अभिकथन आर कहता है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पृथक है। यहाँ पर पृथक है मतलब कि अलग अलग है संवेग और संज्ञान एक दूसरे से, जबकि जो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पर है पृथक, इसीलिए गलत हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है नगद पुरस्कार जीतने के लिए पढ़ाई करना। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बल्कि बाहरी अभिप्रेरणा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अपने साथियों की प्रशंसा पाने के लिए नृत्य का प्रदर्शन करना, यहाँ पे प्रशंसा पाने की बात की जा रही है, इसीलिए भी गलत हो जाएगा, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। सी है प्रथम स्थान आने के लिए दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है ना कि आंतरिक, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। डी है जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना, यहाँ पर जिज्ञासावश कह रहा है मतलब कि आपके अंदर खुद ही रुचि उत्पन्न हो रही है किसी कार्य को करने के लिए, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण है वो ऑप्शन डी ही है, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? पहला है कक्षा का परिवेश, दूसरा है संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा है शिक्षक की शिक्षण शास्त्र की विधियाँ, चौथा है विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर। तो यहाँ पर कक्षा में परिवेश ये भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, संसाधनों की उपलब्धता ये भी प्रभावित करता है, शिक्षक की शिक्षण शास्त्र की प्रविधियाँ ये भी सही है, विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर ये भी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 चारों ही कथन सही है। तो ये चारों ही कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अधिक से अधिक जोखिम, तो ये गलत होगा। बी है व्यवधान का न्यूनतम होना, ये भी गलत होगा। सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने की बात की जा रही है, इसीलिए सी भी गलत होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए गैर लचीली शैक्षणिक कार्य प्रणाली की आवश्यकता होनी चाहिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा सामाजिककरण का द्वितीयक और प्रधान घटक है? ऑप्शन ए है माता पिता, बी है पास पड़ोस, सी है मीडिया, डी है परिवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मीडिया। सामाजिककरण का द्वितीयक और प्रधान घटक है तो वो मीडिया है। माता पिता, पास पड़ोस, परिवार, ये सब सामाजिककरण की प्राथमिक अवस्था है। इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र समप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए है लॉरेंस कोहलबर्ग, बी है ले वाइगोत्स्की, सी है बी एफ स्किनर, डी है जीन पियाजे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।